Aj, we have Shahnawaz Bhai with us, and he has been a former corporator from Jamalpur constituency in Ahmedabad Municipal Corporation. He has also been a former General Secretary at the National Student Union of India, NSUI, and he's currently the National Coordinator of All India Congress Committee Minority Department, and I think he just finished one of his meetings there. So we are very glad to have him today and to hear his experiences from the field as a corporator, as a public representative, largely working in urban areas, especially Ahmedabad. What we are also very keen to understand through his lecture is the arc of urbanization and its disproportionate impact that it has had on the poorest of the poor in the communities around us or in the cities that we all come from. His experiences will be rooted in Ahmedabad, but I'm very sure we all would be able to relate it from the cities and from the experiences that we all come from. We would also hear from him what are some of the accountability and governance challenges that he has faced as a corporator and as an elected representative. And lastly, some potential opportunities that he has explored in his role or he has come across, which would give us some insights on how can we actually deepen accountability and democratic governance for the commons in urban areas, and what is this? What are the trade-offs and balances that we must look at? His preferred medium of communication will be in Hindi. What Rakshita and I would do is give in the chat bot. I mean, in the chat box, I keep on saying it chat bot. In the chat box, we will keep on doing summary translation of whatever he's saying, so that any one of you who is not very familiar with the language can also benefit. Shahnawaz bhai, over to you. बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि आपका जो बातचीत रहेगा वो 50-55 मिनट 1 आवर तक का हम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम ओपन करेंगे। साथ ही में 2 स्टूडेंट्स हैं आज, तेजस और जॉन, जिन्होंने पहले से कुछ सोचा है अर्बन कॉमन्स के बारे में, अर्बन चैलेंजेस के बारे में, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। आपने जो कहा है उसमें वो जोड़ देंगे, और अगर उनके कोई स्पेसिफिक सवाल है आपसे तो वो रख लेंगे। तो शाहनाज भाई, आपसे शुरू कर सकते हो, ओवर टू यू। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसी के आसपास आप सबसे बात करूंगा। और जो एज ए कॉर्पोरेटर अर्बन एरिया में जो मैंने फेस किया है, जो मैंने समझा है वहाँ के सिस्टम को, मेरा एक पॉलिटिकल जर्नी रहा स्टूडेंट लीडर के तौर पर, कैंपस से लेकर के यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को लेकर के, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के, एजुकेशन फील्ड में ज्यादातर मेरा दखल रहा। उसके बाद एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी रहा, यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट में सेनेट मेंबर रहा, फिर 2015 में इलेक्शन का टिकट मिला और कॉर्पोरेटर बना अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में जमालपुर बोर्ड से। अब वहां पर जब काम करने का मौका मिला तो बहुत सारे नए नए आइडियाज थे। एक सवाल हमेशा निकल के आता था कि हर एमएलए कॉर्पोरेटर चुनाव लड़ता है, जीत के जाता है, लेकिन 5 साल तक नजर नहीं आते। ये सवाल हमेशा जब कैंपेनिंग में भी हम जाते थे, जब हम भी एक सामान्य वोटर के तौर पर जब हम चीजें देखते थे, तब भी हमें यही सवाल हमेशा सामने आता था। तो मेरा एक प्रोग्राम था कॉर्पोरेटर आपके घर, हर संडे को सुबह में 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, ये 2-3 घंटे का मेरा हर संडे का प्रोग्राम रहता था। मैं अलग अलग मोहल्ले में जाता था, लोगों से मिलता था, डोर टू डोर जाता था। मोहल्ला मीटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया मैंने, और मोहल्ला लीडर्स को आइडेंटिफाई किया। तो पहले तो पूरे वार्ड को जोग्राफिकली समझा, उसको फिजिकली समझा, उसके चैलेंजेस को समझा कि प्रायोरिटीज क्या है वार्ड की प्रायोरिटीज को समझने के लिए मोहल्ला मीटिंग्स की हमने, मोहल्ले में जाकर के हमने मीटिंग्स की, और बजट पे चर्चा एक प्रोग्राम मैंने बनाया।
कि कॉर्पोरेटर का बजट क्या होता है, कॉर्पोरेशन का बजट क्या होता है, कैसे बजट एलोकेट होता है, आपके जो ये सब सारे काम है वो कैसे होते हैं। तो ये बजट पे चर्चा एक कार्यक्रम हमने बनाया, और बजट पे चर्चा के कार्यक्रम के तहत हम लोग मेरे वार्ड में लगभग 1,15,000 वोटर हैं, और उस वार्ड में कम से कम 20-25 मोहल्ले मैंने आइडेंटिफाई किए जो बड़े बड़े मोहल्ले थे। उन मोहल्ले में मोहल्ला कमेटी की मीटिंग्स की हम लोगों ने, वहाँ के जो भी एक्टिविस्ट लोग थे, वहाँ के डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर्स, एक्टिविस्ट, रिलीजियस लीडर, एनजीओ सेक्टर के लोग, उस तरह के लोगों के साथ मीटिंग करना शुरू किया। और एक फॉर्म हमने छोटा सा बनाया था जिसमें वो अपना नाम और अपनी सजेशन दे के वो अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में क्या चाहते हैं। तो लगभग 1500 लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप करके दिया मुझे, जिसमें फिर हमने इसको स्टडी किया, और उस सजेशन, लोगों के सजेशन और मोहल्ला मीटिंग्स जो हुई, उन मोहल्ला मीटिंग्स के उस मोहल्ला मीटिंग के हिसाब से फिर हमने प्रायोरिटी तय की कि हमें अपने वार्ड में सबसे ज्यादा किन क्षेत्र में काम करना है, सबसे ज्यादा हमें किस चीजों को प्रायोरिटी देनी है, हमारे चैलेंजेस क्या है, और ये सब के बाद हम लोगों ने तय किया कि बजट को कहाँ का अलोकेट करना। तो पहले पूरी तरह से समझा कि कैसे इसको वार्ड को समझा जाए, उसके चैलेंजेस को समझा जाए, प्रायोरिटीज तय की जाए। उसके बाद हमें समझ में आ गया कि हमारे वार्ड में ये सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, और उस इश्यूज के साथ हमने फिर काम करना शुरू किया। पहले तो पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाया कि भी कैसे हर व्यक्ति को ये लगे कि ये उसी का बजट है, और ये सारा बजट जो है उसी के टैक्स के पैसे से बनता है, और उससे कैसे काम होता है। तो हमने प्रायोरिटी तय कर ली, इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, और सबसे बड़ा इशू जो था वो ड्रेनेज का था। वो हमारे सामने आया कि जमालपुर एरिया में बहुत ज्यादा ड्रेनेज का इशू था। तो जो बड़ी ड्रेनेज होती है, मेन लाइन, वो पूरी तरह से चौकअप थी। उसको हमने जो अभी जो सकर मशीन और जो नई टेक्नोलॉजी है, जिससे सारा जो नया पाइपिंग और नया सब सिस्टम होता है, उसको हमने पूरा मैनेज किया। और वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रही कि कैसे ड्रेनेज का सिस्टम जो है उसको सुधारा जाए। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम समझ के आया, निकल कर आया कि ड्रेनेज की वजह से ही पानी गंदा आता था। तो ये सारे आइडेंटिफाई किए हमने इश्यूज को, और फिर धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। एक चीज हमने ये भी देखी कि सबसे ज्यादा वार्ड में कॉर्पोरेटर, जिला पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, या लोकल बॉडी का कोई भी इलेक्टेड ऑफिस बेरर या रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ सबसे ज्यादा एंगेज अगर कोई रहता है तो वो महिलाएं रहती हैं। जैसे मैं अपने कार्यालय का बात करूं तो कार्यालय पर सबसे ज्यादा महिलाएं आती थी, और महिलाएं सबसे ज्यादा अपने इश्यूज को लेकर के आती थी। आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, या फिर स्कूल के एडमिशन की बात है, या किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन का बात है, या उसके मोहल्ले की कुछ इश्यूज है, तो उसको लेकर के भी वो सबसे ज्यादा हमारे साथ संपर्क में सबसे ज्यादा महिला रहती थी। जब हम डोर टू डोर राउंड पे जाते थे, मोहल्ला मीटिंग करते थे, तब भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का होता था। महिलाओं का सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स भी सबसे ज्यादा महिलाओं की तरफ से आती थी। और ऑफिस का विजिटर का देखें कि विजिटर सबसे ज्यादा कौन है, काउंसलर के ऑफिस के या विधायक के ऑफिस के, तो ज्यादातर आपको महिलाएं दिखेंगी। तो ये चीज हमें ये भी समझ में आई कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोकल बॉडी में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। महिलाएं एजुकेटेड हो तो कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है, और बहुत आसानी से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हर वार्ड में 50% तो महिलाएं होगी अगर बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो ये भी एक हमें समझ में आया। दूसरी बात, जो स्ट्रीट वेंडर जो पॉलिसी है, उसको लेकर के भी हमने देखा कि जो वार्ड में जो इकोनॉमिकली जो सिस्टम सेट है, सबसे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम या बड़े बड़े उद्योग या बड़ी बड़ी फैक्ट्री या बड़े बड़े कारखाने तो वार्ड में आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस है, छोटी दुकानें, छोटे जो हॉकर्स, जो पूरा जो डिसेंट्रलाइजेशन है जो बिजनेस का, जो छोटा छोटा बिजनेस है, उसको लेकर के चलते हैं। तो उसको लेकर के भी बहुत काफी इश्यूज है कि कोई ऑर्गेनाइज नहीं है कि भाई हॉकर्स कहाँ पे बैठेंगे, उनको लाइसेंस दिया है नहीं दिया है। फिर वही प्रॉब्लम रहता है, सड़क पे वो लोग बैठते हैं, फुटपाथ कवर कर लेते हैं, तो वो भी एक अलग चैलेंजेस है। तो किसी भी तरह का, जैसे जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी देखने को भी नहीं मिला। जो जिसका मन चाहे पुलिस को पैसे दिए, कॉर्पोरेशन को पैसे दिए, और अपना वो लारी और अपना जो ठेला है उसने लगा लिया। तो उसका भी कोई इम्प्लीमेंटेशन या उसका कोई ऑर्गेनाइज वे में किसी तरह का कोई प्लान नहीं देखने को मिला। तो कॉर्पोरेशन का मैंने जो समझा है बहुत नजदीक से,
कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पावरफुल जो कोई टूल है तो वो है कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, या जो भी जो पूरा जो पंचायती राज व्यवस्था में जो सिस्टम है। आप प्रधानमंत्री स्तर पे कोई भी पॉलिसी बना ले, पार्लियामेंट में कुछ भी चर्चा कर ले, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कोई भी पॉलिसी तय कर रहे, आप मुख्यमंत्री स्तर पर या विधानसभा में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होता है? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, अगर जिला है तो जिला पंचायत, तालुका है तो तालुका पंचायत। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, अगर अर्बन पे हम बात करें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, ये पूरी हायरार्की की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे अगर हम बात करेंगे तो 48 वार्ड, 192 कॉर्पोरेटर, 9,000 करोड़ का बजट। तो जो कॉर्पोरेटर है एक वार्ड में, वो पूरी गवर्नमेंट की जो पूरा सिस्टम है, सरकार की जो पूरी मशीनरी है, उसका आखिरी व्यक्ति है, जो कि उस वार्ड के 1 लाख से 1.25 लाख वोटर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी प्रोग्राम, जितनी भी पॉलिसी अगर आप बनाते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, अगर ठीक तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर है तो कॉर्पोरेटर है उस बोर्ड का। तो सारी हायरार्की में सबसे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, अच्छा, सारे डिपार्टमेंट का आखिरी व्यक्ति आपको वहां पे मिलेगा। आपको हेल्थ मिनिस्ट्री अगर आपसे शुरू करें तो हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट का आखिरी ऑफिसर आपको उस वार्ड में मिलेगा। ड्रेनेज का आपको ऑफिसर वहां पे आपको मिलेगा। रोड एंड बिल्डिंग, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का आदमी आपको आखिरी व्यक्ति वहां पर मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी अधिकारी आपको उस वार्ड में मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, जितना भी आपका पूरा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम से लेकर के आंगनवाड़ी और कॉर्पोरेशन के स्कूल्स, तो ये जितना भी हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का जो आखिरी व्यक्ति है उस डिपार्टमेंट का, उस सिस्टम का, वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आपको वहां पे वार्ड में देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये समझ लीजिए कि एक वार्ड नहीं है, वो एक वार्ड, इसको एक राज्य बोल सकते हो आप, एक देश बोल सकते हो उस वार्ड को, जिस एक छोटा सा देश है वो वार्ड। एक एक 1 लाख 1.25 लाख लोगों का देश है, जिसमें हर 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 फील्ड का अधिकारी वहां पे आपको मिलेगा। वहां पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। उसकी आप डाइवर्सिटी को समझेंगे तो आप वार्ड में भी 20-25 मोहल्ले को अगर अलग तरीके से समझेंगे तो अलग तरह के लोग, अलग तरह की चैलेंजेस और अलग तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। तो हमने सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था, पहले तो वार्ड को समझना, ज्योग्राफिकली उसका वार्ड का मैप मेरे ऑफिस में हमेशा लगा रहता था। उस मैपिंग के हिसाब से मुझे समझना था कि ये सड़क मेरे वार्ड में आती है और ये वाली सड़क किसी और वार्ड में जाती है। तो उसको समझना भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उस वार्ड के मैपिंग को पूरी तरह से आप समझ लीजिए, उसके चैलेंजेस को आप समझ लीजिए और उसके जो प्रायोरिटीज है इस वार्ड में क्या क्या। तो ये सारा चीजें समझने के बाद, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बना लेने के बाद, मोहल्ला लीडर्स आइडेंटिफाई करने के बाद, फिर हमने बड़े बजट एलोकेट करना शुरू किया। फिर हम बहाने ढूंढते थे उनसे काम कर, उनसे इंटरेक्शन करने के, उनके साथ बात करने का, बजट पे चर्चा। फिर राइट टू एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पद यात्रा हमने की वार्ड में। हम ग्रीन जमालपुर, जैसे मेरा वार्ड का नाम था जमालपुर, तो ग्रीन जमालपुर के नाम पे हमने लगभग 5,000 पेड़ उस वार्ड में लगवाए, और पेड़ में भी हमने हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। तो स्कूल्स के प्रोग्राम्स हम सबसे ज्यादा करते थे वार्ड में, जितने भी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, किसी भी तरह से, किसी ना किसी माध्यम से हम अपनी उस वार्ड के लोगों के साथ माध्यम बनाए रखते थे। और जब वो माध्यम हम बनाए रखते थे तो उस दौरान हमारा डिस्कशन होता था, हम उनसे समझते थे, वो हमसे समझते थे, हमारा डायलॉग हमारे साथ सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण वेपन था कि हमारा डायलॉग बना रहा। और ये जो 5 साल का जो मेरा वहां पर कार्यकाल रहा एज ए वार्ड में, एज ए काउंसलर के तौर पर, तो हमने ये समझ में आया कि किस तरीके से करप्शन पूरी तरह से एस्टैब्लिश है वार्ड में, कैसे एग्जीक्यूट, मतलब पूरी तरह से इंस्टीट्यूटाइज, जैसे इंस्टीट्यूट होता है कोई, वैसे ही ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्टीट्यूटाइज हो गया है करप्शन जो वार्ड में। कि जैसा कि फॉर एग्जांपल कि कोई सड़क बननी है, सड़क का अगर एस्टिमेट आप निकालोगे तो वो सड़क 1 करोड़ में बननी है, ठीक है। तो जो एजेंसी है, कंसल्टेंट एजेंसी, जो कि कॉरपोरेशन की तरफ से जिसको हायर किया हुआ है, तो वो पहले से ही उस रोड का जो एस्टिमेट देना चाहिए था वो गलत देती है।
अब आप समझिए कि जो कंसल्टेंट एजेंसी होती है जिसमें इंजीनियर होते हैं, जो उसमें क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो अगर किसी सड़क का एस्टिमेट देता है कि सड़क 1 करोड़ में बननी है, तो वो सड़क कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 50 लाख में कैसे बना सकता? ये हमें समझने की जरूरत है कि जिस एजेंसी ने, जिस कंसल्टेंट एजेंसी ने उस रोड का एस्टिमेट दिया है कि ये रोड 1 करोड़ में बननी है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर भरता है, वो उस सड़क को 50 लाख में कैसे बना सकता? इसका मतलब ये कि कंसल्टेंट एजेंसी है, उसने गलत रिपोर्ट दिया है, गलत एस्टिमेट दिया है। तो ये शुरुआत यहाँ से हो जाती है करप्शन की। अब 50 लाख 50% लेस में टेंडर भरा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से टेंडर लिया जाता है। अब 50 लाख में उसको उस सड़क को बनाना भी है, उसका रॉ मटेरियल भी लाना है, उसकी मजदूरी भी देनी है और ऑफिसर्स को भी पैसा देना है। तो अब ये 1 करोड़ की सड़क 50 लाख के ठेके में गई और 50 लाख में से सड़क बनेगी सिर्फ 20 लाख के मटेरियल में, 20-25 लाख के मटेरियल। तो कहाँ से जो आप देखते हो कि बारिश में सारी सड़कें धो जाती है, सारी सड़कें खराब हो जाती है, बार बार सड़कें बनानी पड़ती है, इसका मूल कारण ये ना तो इंस्पेक्शन होता है, ना तो इवोल्यूशन होता है, ना किसी तरह का उसका एस्टिमेट का किसी तरह की मॉनिटरिंग होती है। कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरता है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे बिल तो कागजों पे ही रोड भी बन जाता है और कागजों पे ही बिलिंग भी हो जाता है, कागजों पे ही इंस्पेक्शन हो जाता है और कागजों पे ही सैंपलिंग भी हो जाती है और कागजों पे ही सारी चीजें फाइल क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा है। तो जैसा कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट और इसमें अर्बन के सिस्टम को समझना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर क्वालिटी के लोग क्वालिटी कंपनी ऐसे जो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के साथ काम करना चाहते हैं, जो सच में वार्ड और ये लोकल वार्ड के सिस्टम में आकर के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे रियल में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि मैंने जो देखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ना तो एजुकेटेड है, ना तो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, ना तो उनकी ना ये भावना है कि क्षेत्र के सभी लोगों के घर में पानी आ जाए, सारी ड्रेनेज प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, सारा मतलब क्लीनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ग्रीनरी की बात है, या एनवायरमेंट की बात है, या फिर जितने भी स्कूल्स, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और भी जो सारे प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंटेशन के, लीगलाइजेशन के, उससे रिलेटेड जितने भी बात है, अगर उसको ठीक से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स अगर इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस पर्पज से ही, अगर बिजनेस पर्पज से भी कुछ अच्छे ग्रुप्स इसमें आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा हमेशा का जो प्रॉब्लम है कि हमेशा ड्रेनेज का इशू रहता है, कुछ एरिया में हमेशा सड़कें टूटी रहती है, कुछ एरिया में आज भी पानी की दिक्कतें हैं। तो इसमें जिस तरीके से ईमानदारी से काम होना चाहिए, आपको ठेका मिल गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपने टेंडर भर दिया, फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप वो जो अफसर को पैसा दे रहे हो, आप पैसा खा रहे हो, सारे मिलके पैसा बांट लेते हो और जनता वही की वही परेशान रहती है। तो ये जो पूरा जो ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है, जो मॉनिटरिंग का इशू है, तो उसको करने के लिए ज्यादातर क्या होता है कि ऑफिसर लोग खुद ही अपने ही रिश्तेदारों की या अपने ही दोस्तों की कंपनियां खड़ी करते हैं और वही टेंडर भरते हैं। तो जो भी लोग बिजनेस पर्पज से भी अर्बन की सिस्टम में आना चाहते हैं और सोशल पर्सपेक्ट पे भी आना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि चीजें बदली जा सकती है। क्योंकि हमारे पास मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास पूरी हायरार्की है, हर फील्ड के लोग उस वार्ड में मौजूद हैं, हर फील्ड के अधिकारी उस वार्ड में मौजूद है, हमारे पास प्रॉपर बजट है, कोई पैसे की कमी नहीं, बजट भी है, सब कुछ है। बस ये इसको तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और एक गुडविल के साथ, एक एजेंडे के साथ कि हम इस वार्ड की सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, उस एजेंडे के साथ अगर हम उतरते हैं, तो बहुत आसानी से हम ये सब चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं और उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शहनाज भाई, मेरे एक दो क्वेश्चन है, तो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ आपकी बात में, जिससे थोड़ा और उसको हम फ्लैश आउट कर पाए। तो जैसे अहमदाबाद में दो बड़े समस्या है जो मैंने देखी है, तो हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा और स्टूडेंट्स को भी बता पाए कि ये जो अभी तक के क्लासेस रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हमने 2-3 चीजों पे बड़ी चर्चा करी है कि नदी को देखें, हम पानी को देखें, तो वो एक ऐसा कॉमन रिसोर्स है जिसपे
वो उस नदी के आसपास रहने वाले लोग या उस समुदाय जो उस पर रिलाय करते हैं, उनका हक है और उनके हिसाब से सालों से सदियों से उसका मैनेजमेंट होता आया है। बट कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि नदियां भी प्राइवेटाइज हुई है, जो बांध बन रहे हैं उसका एक असर नदियों पे हुआ है। तो अगर हम एक शहर के नजरिए से देखें तो जैसे अहमदाबाद में भी साबरमती नदी है जो जो सालों से वहां रही है, और कई सारे परिवार है, घर हैं, महिलाएं हैं जो इस नदी से जुड़ी हुई है अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए। तो रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट बना अहमदाबाद में, आप अगर उस पे थोड़ी बात कर पाओ कि उसका असर क्या रहा है समुदाय पे, जो आसपास में रहने वाले लोग थे, नदी पे रिलाय करने वाले लोग थे। मुझे पता है जमालपुर का भी थोड़ा हिस्सा है जो उस पट्टे में आता है। तो अगर उस पे आप थोड़ी बात कर पाओ कि जब इन अ वे नदी का, साबरमती नदी का प्राइवेटाइजेशन हुआ रिवर फ्रंट के माध्यम से, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा अर्बन में जो रहने वाले लोग हैं उनके उनके ऊपर। देखिए, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्ट से अगर हम देखें, तो साबरमती रिवर के पास का जो पट्टा है उससे लगकर, जैसे मान लीजिए कि रायखड़, जमालपुर, खानपुर, शाहपुर, ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा साबरमती जो रिवर फ्रंट जो बना है उसी के बेल्ट से, तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जहरीली हवा जो है वो इस क्षेत्र की पाई गई। तो जब ये रिवर फ्रंट का सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो बना तो नदी को डिस्टर्ब किया गया, तो एनवायरनमेंट का इशू तो अपनी जगह पे है ही। अब अर्बन की अगर हम बात करें कि भाई अर्बनाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, हम शहरीकरण जो कर रहे हैं उसको हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी लैंड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हम ये देखा जाता है कि भाई पेड़ भी काटे जाते हैं, नदियों को डिस्टर्ब किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि अर्बन अर्बन एरिया जो है वो बढ़ रहा है, रूरल जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब आप देखिए कि अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद को जो बनाया गया था, तो अहमदाबाद को बनाया गया था लगभग 35-40 लाख लोगों के हिसाब से बनाया गया था। तो अहमदाबाद उस हिसाब से डेवलप हुआ था। लेकिन फिर बहुत ही तेजी से आज लगभग 70-80 लाख लोग, और आसपास के गांव और आसपास को पूरी तरह से अगर हम पूरी तरह से कवर कर लें तो लगभग 1 करोड़ के करीब अहमदाबाद पहुंच गया है। अब ये जो पूरा जो लोग हैं, अब इनके लिए हमें स्पेस चाहिए, हमें जगह भी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, आज आप देखिए कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बना हुआ तैयार पड़ा है, कोई लैंड लेने को तैयार नहीं है। या तो सोशल पर्सपेक्ट होता सरकार का, या तो उसको रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को एजुकेशन जोन बनाते, हेल्थ जोन बनाते, अस्पताल बनते, स्कूल्स बनती, प्लेग्राउंड बनते, स्टेडियम बनते, बहुत सारा सिटी के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए वहां पर बन सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन वो सिर्फ एक लैंड की तरह दोनों तरफ से एक ब्यूटिफिकेशन है, एक ब्यूटीफुल आपको प्लेस देखने को मिलेगा वॉक के लिए, घूमने फिरने के लिए। लेकिन जो उस लैंड का जो यूटिलाइजेशन हो जाए सोशल पर्सपेक्ट से अगर होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि नहीं हुआ है। आज वो लैंड आप बेचने के लिए बैठे हो, कोई खरीदने को तैयार नहीं। आज आप देख लीजिए रिवर फ्रंट का एक भी प्लॉट नहीं बिका है। तो ये फेलियर है एक तरह से अपने आप। ठीक है, आपने जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते थे उनको आपने नए मकान बना के दे दिए, तो रोजगार तो नहीं दे पाए आप उनको, आपने वहां से उनको शिफ्ट किया, वो कहीं और रहने चले गए, रोजगार तो उनका वहीं से जुड़ा हुआ था ना, तो रोजगार आप दे पाए उनको। तो जब भी हम इस तरह से कभी भी अर्बनाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, कहीं सड़क बन रही है, कहीं स्टेडियम बन रहा है, कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, तो हमें ये सारा सोशल पर्सपेक्ट भी देखना पड़ेगा कि लोगों के जीवन में क्या बदलाव आता है इस स्टेप से। जैसा कि स्वराज की अगर हम बात करें, अंत्योदय की बात करें, गांधी के सिद्धांतों पे और संवैधानिक मूल्यों पे अगर हम जाएं, तो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा जब भी आप कोई मॉडर्नाइजेशन और कोई भी डेवलपमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के अभी अगर आप अभी के पर्सपेक्ट में अगर हम देखें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के तौर पर ही सिर्फ रिवर फ्रंट को हम देख सकते हैं, बाकी यूटिलाइजेशन उसका कुछ भी अभी देखने को मिला नहीं है इतने सालों में। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में कही कि जो ये 4 एरियाज हैं, शाहपुर, जमालपुर वगैरह, जो रिवर फ्रंट को लगते हैं, उनकी
जो हवा है या उसकी जो एयर क्वालिटी है वो इतनी खराब पाई जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम एयर को भी देखें तो एक वो कॉमन रिसोर्स है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो एरियाज हैं उनकी हवा बाकी के अहमदाबाद के जो एरियाज है उससे थोड़ी कम आ रही है? क्या पार्ट जो रिवर फ्रंट बनने, मतलब जो क्या चीज हुई है रिवर फ्रंट बनने से नदी के इकोसिस्टम में, जिससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है आपके हिसाब से? नहीं, पानी का फ्लो जैसा नेचुरल रहता था उसको उसको चेंज किया गया। दूसरा ये कि वहां पे जो केमिकल फैक्ट्रीज थी उसका सारा पानी आज भी वहीं पे जाता है केमिकल, उसको नहीं रोका गया। डंपिंग साइट आज भी रिवर फ्रंट से लगा हुआ है, उसका भी एक तो ये सारा आप ये डंपिंग साइट को शहर से बाहर आपको ले जाना चाहिए था। जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं अवैध तरीके से जो पानी छोड़ रही हैं आज भी साबरमती में, तो वो तो बंद नहीं हुआ। तो आप जो जो एनवायरमेंट परस्पेक्ट से जो देखना चाहिए, आज उस केमिकल फैक्ट्रीज के आसपास रहने वाले लोग, डंपिंग साइट्स पे आसपास रहने वाले लोग, उनका आप हेल्थ हेल्थ पोजीशन देखिए जाकर। सबसे ज्यादा टीबी के केसेस आपको वहां देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जो सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको वहां के लोगों के अंदर दिखी। तो ये पर्सपेक्ट को हम कैसे भूल जाते हैं? लोगों के जीवन जिंदगी के साथ खेल कर हम क्या मतलब अर्बनाइजेशन कर लेंगे और क्या डेवलपमेंट कर लेंगे? तो ये ब्यूटिफिकेशन की तरफ और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो नहीं रखा गया। वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये देखने को मिला कि जब आप नया कुछ भी बनाते हो तो ये सारे रिएक्शन जो है इसको आपको एड्रेस करना चाहिए, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने जो रिवर फ्रंट के आसपास जो चीजें बननी चाहिए थी, हम्म। उस पॉइंट को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जब सर्वे किया जमालपुर में, कि जमालपुर में रहने वाले लोग जो कहीं, मतलब सिर्फ जमालपुर की बात नहीं है, वो बाकी भी जो अहमदाबाद में रहने वाले लोग हैं उनकी भी एस्पिरेशंस को मैच करता होगा। तो क्या चीजें निकल के आई जो आपके हिसाब से जो शहर में रहने वाले आम लोग हैं उनकी जरूरत थी, जो आज शायद नहीं है या इनफ नहीं है, जिससे आपने ये मुद्दा भी बनाया कि जो रिवर फ्रंट है उसके आसपास स्टेडियम, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह बननी चाहिए? तो अगर आप थोड़ा बता पाओ कि ये जो कुछ कॉमन सर्विसेज है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्क्स हो, पेड़ पौधे, मतलब ग्रीन एरिया हो, उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है लोगों से बात देखिए, करने का, काम करने का? देखिए जो 48 वार्ड है, आपको हर वार्ड को ईमानदारी से बजट एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, वो नहीं हुआ। अब आप सैटेलाइट है, मणिनगर है, नवरंगपुरा है, पालड़ी है, उन वार्ड में जाकर आप फैसिलिटीज देखिए और जमालपुर की फैसिलिटीज देखिए, दोनों में अंतर कितना है। आप अगर वहां पर पालड़ी में एक मॉडर्न स्विमिंग पूल है तो जमालपुर में भी होना चाहिए। वहां पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो जमालपुर में भी होना चाहिए। वहां पर अगर मैदान है खेलने के लिए तो यहाँ पर भी होना चाहिए। वहां पर अगर गार्डन है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। वहां पर अगर जिम्नेशियम है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। जो भी चीजें, एक कम्युनिटी हॉल नहीं है पूरे जमालपुर में जहाँ पे शादियों के प्रोग्राम हो सके, कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है। मतलब किसी तरह का सोशल गैदरिंग या किसी तरह का सोशल प्रोग्राम या कुछ भी करना हो तो कोई प्लेस नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल कुछ नहीं है, कोई पार्टी प्लॉट नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग लड़ते रहे, तो उसमें कुछ कुछ जगह पे हम कामयाब भी हुए। हमने नया अर्बन अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए हमने जगह एलोकेट करे, वहां पे काम शुरू है, अभी हो रहा है। जिम्नेशियम हमने बनवाया, स्विमिंग पूल हमने बनवाया, तो हमने गार्डन हमने बनवाया, गार्डन के पीछे हम लोग बने तो नया गार्डन बना। तो बहुत सारी चीजें जो हम जब हमारी जो डे वन से जो हमारा जो इशू था। आई थिंक उनका इंटरनेट बंद हो गया है। ही शुड जॉइन बैक। जस्ट चेकिंग।
ओके, उनका आई थिंक इंटरनेट अब्रप्टली बंद हो गया, सो ही इज जॉइनिंग बैक. In the meanwhile, I just wanted to ask if all of you are following the translation. Do you want me to articulate anything specific to whatever that is discussed so far? Any clarification regarding translation? Okay, being said, thumbs up. Okay, so I'm assuming that it is okay. Okay, he is also joined back. हाँ, सॉरी, आपका इंटरनेट ऑफ हो गया शायद उसमें. हाँ, हाँ, तो जैसे जैसे हम उस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि ये जो कुछ कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज जो आपके हिसाब से सारे वार्ड्स में होनी चाहिए, जो है ऑलरेडी, उसमें आपका अनुभव क्या रहा है कि क्या कोई ऐसी सर्विसेज या फैसिलिटीज है, चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो स्कूल्स या कॉमन हॉल्स या स्पोर्ट्स, ऐसी चीज हो जो खतरे में है किसी भी तरीके के, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट की वजह से हो? ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है क्या कि जो ये कॉमन सर्विसेज लोगों के लिए अब वो भी खत्म हो रही है या सिस्टमैटिकली खत्म की जा रही है? नहीं, देखिए, ये इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे देखने को मिला कि ये जैसे जो भी रूलिंग पार्टी होगी, तो वो जैसे खास तौर पर अगर मैं देखूं अहमदाबाद के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करूं, तो मैंने एक चीज समझी कि जो भी रूलिंग पार्टी ने देखा कि अहमदाबाद के 48 वार्ड में हमारा वोटर कहाँ पर रहता है, हमें वोट करने वाला व्यक्ति कहाँ पर रहता है, तो ये जो बायसनेस है वो देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर बायसनेस के साथ आप चश्मा पहन लेते हो और उस चश्मे से आप पूरे अहमदाबाद शहर को देखोगे तो कैसे डेवलप कर पाओगे? अब अहमदाबाद में 48 वार्ड में लगभग 15 वार्ड ऐसे हैं जो आज भी पानी के, जिसमें आज भी पानी का प्रॉब्लम है, आज भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, आज भी गंदगी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि पूरे 48 वार्ड में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रायोरिटी हो गई कि हाँ इन 15 वार्ड में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। अब ये जो आप बायस्ड होकर के देख रहे हैं कि भाई, आप देख रहे हैं कि ये 48 वार्ड का मैप आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि भाई फ्लाईओवर यहाँ से बनेगा, स्टेडियम यहाँ पे बनेगा, रोड यहाँ पे निकलेगा, मेट्रो यहाँ से निकलेगी, और किन किन वार्डों को आपको छोड़ना है, स्लम एरिया को आपको छोड़ना है, आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ देना है, पर्टिकुलर वोटर जो है जो किसी और पार्टी को में मानने वाले वोटर्स हैं, उन क्षेत्र को आपको छोड़ के डेवलपमेंट करना है। तो ये जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है, ये इसको हमें ठीक करने की जरूरत है कि जब आप 48 वार्ड को देखते हो तो सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए। 9,000 करोड़ का बजट आप जब एलोकेट करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। IIM अहमदाबाद के पास एक ब्रिज बन रहा था, एक ब्रिज बना, ठीक है। अब बजट जो है उसका 15% शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए आपको खर्च करना है, ठीक है। तो हमने जब सवाल पूछा कि जो 15% शेड्यूल कास्ट एरिया में खर्च होना चाहिए बजट का, वो आपने कहाँ पे खर्च किया? तो उनका जवाब ये आया, कॉर्पोरेशन ने जवाब हमें ये दिया कि जो IIM के पास जो ब्रिज जा रहा है, वो ब्रिज हमने बनाया, उसमें ये पैसा हमने खर्च किया। तो बहुत हास्यास्पद जवाब था कि उस ब्रिज से तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी तो जाएंगे ना, मतलब वो भी तो उस ब्रिज को यूज करेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, स्पेशल मतलब वो प्रावधान है कि बजट का इतना परसेंट पैसा आपको सिर्फ ऐसी कम्युनिटी जिन वार्डों में रहती है, उनकी फैसिलिटीज और उनके जीवन में क्या सुधार आ सकता है, उस पर आपको खर्च करना है। तो ये इस तरीके की बात है कि भाई, आप बजट को लैप्स कर देते हो, आप बजट को खर्च नहीं करते हो, और जब आप बजट खर्च करते हो तो आप बाय एंड लार्ज एक पर्टिकुलर आप नैरेटिव के साथ आप काम करते हो कि आपको इन वार्डों को छोड़ना है और इन्हीं वार्डों में काम करना है। अच्छा, दूसरी बात, जहां से अगर किसी वार्ड से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी वार्ड से अगर बिलोंग करता है, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कोई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, या फिर कोई मिनिस्टर या फिर कोई और बड़ा लीडर अगर उस क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वहां की प्रायोरिटी और बढ़ जाती है, वहां पे बजट ज्यादा खर्च करने में आता है, वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ा देने में आती है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो 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 नियम है, जो उसकी कानून व्यवस्था के हिसाब से जो बनाया हुआ नियम है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सब वार्डों को बजट अलोकेट होना चाहिए ईमानदारी से, और सब जगह काम होना चाहिए। जो फैसिलिटीज 1 नंबर के वार्ड में मिलती है, और वही फैसिलिटी 48 नंबर वाले वार्ड में भी होनी चाहिए। एक्चुअल में तो ऐसा है, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। हमने जो समझा है सिस्टम को,
जैसे हम बोर्ड मीटिंग में बात करते थे, हम सवाल पूछते थे कॉर्पोरेशन के, तो उसमें बहुत सारे तो सवालों के जवाब भी नहीं देते थे ये लोग। तो ईमानदारी अगर हम बताएंगे कि किन वार्डों में सच में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, तो पहले तो आप जो हमारी जो जैसे मान लीजिए पानी ही नहीं आ रहा है, तो हम स्विमिंग पूल की बात कहाँ करेंगे? आप समझिए, जब आप सड़क ही नहीं बना पा रहे हो तो हम फिर स्टेडियम की कहाँ बात करेंगे आपसे? जब आप ड्रेनेज ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो हम गार्डन की कहाँ बात करेंगे आपसे? तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जब तक नहीं सुधारेंगे, हम अपनी प्रायोरिटी तय करें, हम अपने चैलेंजेस तय करें और उन वार्डों को आप आइडेंटिफाई करें कि इन वार्डों में क्या सबसे ज्यादा समस्या। मैंने वैसे ही किया, मैंने अपने वार्ड में देखा कि सबसे ज्यादा गंदे गंदे मोहल्ले कौन से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी होती है। अगर मॉर्निंग में जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है, डोर टू डोर डंपिंग गाड़ी, तो वो सारा जो है कूड़ा वो कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद भी फिर 2-3 घंटे बाद फिर से वहां पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो मैंने वो पॉइंट आइडेंटिफाई किए कि वार्ड में ऐसे कितने न्यूसेंस पॉइंट है जहां पर रेगुलर कूड़ा पड़ता है, जहां पे सफाई होने के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर से कूड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो मैंने हेल्थ ऑफिसरों के साथ बाइक पे मैं पूरा वार्ड में घुमा और उन न्यूसेंस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया। वहां के लोगों को भी हमने अवेयर किया, समझाया कि भाई आपको वहां डस्टबिन सबको दिए गए। सब कुछ करने के बाद भी हमने उस न्यूसेंस पॉइंट पे 3 बार, 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी हमें वहां पे कलेक्ट करना पड़े कूड़े को, हमने वो व्यवस्था की कि ये जो 8-10 न्यूसेंस पॉइंट है जो हमेशा गंदे रहते हैं, जिसको कितनी बार भी आप साफ करो फिर से कूड़ा आ जाता है, तो इसको हम चैलेंज की तरह लेते हैं और इन पे हम फिर से गाड़ी भेजेंगे, फिर से कूड़े को उठवाएंगे। तो वो भी व्यवस्था हमने की, तो उस न्यूसेंस पॉइंट को हम आसानी से कंट्रोल कर पाए। वैसे ही ड्रेनेज का, तो ड्रेनेज के इश्यूज को हम ये इसमें भी बहुत बड़ा जो पैसे का जो कोई पैसा, डीसिल्डिंग जो होती है, जो उसको डीसिल्ड करना, और उसका पैसा मिलता था। तो डीसिल्ड करने की जो कंपनियां हैं वो भी काफी मोटा पैसा ले जाती थी। अगर परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा ड्रेनेज का, तो डीसिल्ड करने का पैसा नहीं मिलेगा। तो वो भी एक अपने आप में अलग तरह की दुनिया थी। हमने ये प्रयास किया कि परमानेंट सॉल्यूशन आए। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने सारा जो नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया, और उसके चलते सारी जितनी भी मेन लाइन, जो बड़ी लाइन होती है, जो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कमरे जितनी ड्रेनेज लाइन, जो कमरे कम कम आप आराम से अंदर घूम सकते हैं, उस तरीके की ड्रेनेज लाइन बनी हुई थी। लेकिन वो इतनी तरह से चॉकअप हो गई थी कि एक पानी की बोतल जितना ही उसमें हॉल बच गया था सिर्फ। जब हमने उसको चेक किया, इतना सिल्ड उसमें इकट्ठा हो रखा था। तो वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके तहत उस कटर मशीन से वो सिल्ड को काटा जाता था, सकर मशीन से उसको सक करके निकाल लिया जाता था। और दूसरा मशीन ये था कि जो टेक्नोलॉजी ये थी कि उसको केमिकल से उसकी वॉल वापस बन जाती थी अंदर। तो वो पूरी प्रक्रिया कम से कम 2-2.5 महीने चली, रोड सारे बंद करने पड़े। लेकिन हमने परमानेंट सॉल्यूशन उस ड्रेनेज का, वो सिल्ड जब निकल गया और ड्रेनेज पूरी ओपन हो गई, तो सारी जो छोटी छोटी ड्रेनेज उसके साथ कनेक्ट थी वो फिर से प्रॉपर काम करने लगी। और जो ड्रेनेज का जो परमानेंट सॉल्यूशन वहां पर हम लोगों को उससे मिल गया, और पानी जो गंदा आता था कुछ क्षेत्र में, उस वजह से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमने मतलब टेम्पररी जो भी जो चीजें थी उससे निकल करके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े। अच्छा, जो भी हमारे प्लॉट है, जैसे मान लीजिए जमालपुर वार्ड की बात करें, तो वार्ड में ओपन एरिया था ही नहीं, मतलब कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। इतनी डेंसिटी, इतनी ज्यादा जनता है वहां पर, इतने ज्यादा कंजेस्टेड है कि हम वहां पर कोई और ज्यादा बड़ा कुछ प्रोग्राम या बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। एंक्रोचमेंट का भी अपनी एक अलग कहानी है कि भाई कॉर्पोरेशन का प्लॉट है, गवर्नमेंट का प्लॉट है, वहां पर एंक्रोचमेंट हो रखा है, वो भी एक अलग चैलेंज है। तो कुल मिला के जो सरकार में बैठे हैं, अगर वो अपनी प्रायोरिटी तय करें और ईमानदारी से सभी वार्डों को एक नजरिए से देखें, तो मैं समझता हूं कि ये सारी समस्याएं आराम से हल हो सकती है। पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, कुछ पर्टिकुलर वार्ड, कुछ पर्टिकुलर एरिया आज भी उसी स्थिति में, उसी गंदगी में, उसी प्रॉब्लम और वही सारी समस्याओं के साथ आज भी वो लोग जी रहे हैं। बस ये है कि हम प्रशासन में बैठे हुए लोग उसको ईमानदारी से डील नहीं कर पाते। बाकी आसानी से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक रशिता, आपका कोई क्वेश्चन है? शहनवाज भाई, एक था कि
ये एक ऐसा प्रश्न है जो एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में बनते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में एक जो आपने कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो की है, जैसे स्कूल हो या स्टेडियम हो या स्विमिंग पूल हो, लेकिन एक कॉमन ये जो हम कहते हैं कि सिविक प्रोटेस्ट का भी शहरों में हम देखते हैं कि मुश्किल है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग इकट्ठे होके अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं? दिल्ली जैसे देश के कैपिटल में भी इतनी कमी है, और ऐसा है कि 11 लोग से ज्यादा एक साथ आके अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो शहरों में इस सिविक डिसेंट हो या प्रोटेस्ट हो, वो भी अगर एक कॉमन, मतलब एक ऐसा रिसोर्स है और ऐसा सर्विस है जो सबके लिए होना चाहिए, उसमें आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि कितनी मुश्किल है शहरों में या कितना स्पेस है? आपका क्या अनुभव रहा है उसमें? देखिए, आप ये जो मोहल्ला कमेटी जो होती है, जो कॉरपोरेशन की वार्ड समिति होती है, एक कॉरपोरेशन की वार्ड समिति होती है जिसकी हर महीने मीटिंग होती है, ठीक है। अब उस मीटिंग में कौन रहते हैं? उस मीटिंग में सारे अधिकारी रहते हैं और पार्षद रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 का पैनल, 4 पार्षद होते थे एक वार्ड में, तो 4 पार्षद और सारे अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी उस मीटिंग में रहता था। और हर महीने हमारी मीटिंग ये मिलना तय है, उसके मिनट्स तय होते थे, उसमें सारे कामों को पे चर्चा होती थी। वैसे ही हर मोहल्ला मीटिंग, मोहल्ला सभा, जो जो प्रावधान है कॉरपोरेशन के उसमें, कि आपको मोहल्ला सभाएं करनी है। मोहल्ला सभाएं जिसमें 21 मेंबर होने चाहिए, जिसमें पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक, टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट्स, रिलीजियस लीडर, मोहल्ला लीडर्स, जितने भी उस लीडर लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उस कमेटी में, मोहल्ला कमेटी में वो आने चाहिए। और उस मोहल्ला कमेटी की मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, महीने में एटलीस्ट 3 बार, 3 मीटिंग होनी चाहिए एक महीने में। मतलब आप एक वार्ड को 3 मोहल्ले में बांट दीजिए और हर एक मोहल्ले में एक बार आप मीटिंग कीजिए। तो ये 3 मीटिंग अगर आपने कर ली, तो इस 3 मीटिंग के मिनट्स के आधार पे आप वार्ड समिति की जो हर महीने मीटिंग होनी है, उसमें आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो। और फाइनल जो आपके मिनट्स है और जो भी प्रायोरिटी है, उसको लेकर के आप डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी तक वो बातों को पहुंचा सकते हो कि कितना काम आप अपने बजट से कर सकते हो और कितना काम जनरल बजट से आपको करना है। जैसा कि मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 1 साल का हम पार्षदों का मिला के 1 करोड़ का बजट और कॉमन बजट 2 से 2.5 करोड़ का, मतलब हम लोग उस वार्ड में 1 साल में लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, ये सारे मसलों पे, इन सारे मुद्दों पे। तो अगर कॉर्पोरेटर एजुकेटेड होगा, महिला कॉर्पोरेटर, जैसे 50% हम महिलाओं को अभी टिकट दे रहे हैं और वो पार्षद बन के आ रही है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो सिर्फ वो एक्टिव होता है उनका पुरुष, या तो उनका भाई या तो घर से कोई पुरुष होता है, वो एक्चुअल में पॉलिटिशियन होता है, लेकिन वो महिला सीट रिजर्व है, इसलिए वो अपने घर से किसी महिला को चुनाव लड़ाता है, या अपनी बीवी को, या अपनी बहन को, या अपनी बेटी को। तो ये जो पार्टिसिपेशन जो है महिला का, एक्चुअल में अगर एक्टिविस्ट महिला पार्षद बनती है, तो वो बहुत सारा इफेक्टिवली काम कर सकती है। और ये जो आप जो कह रही हो कि जो सिविक आंदोलन या सिविक मुद्दों पर बात, ये डायलॉग होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक कोई नहीं करता। मैंने ये किया, मैंने ये शुरुआत की, बजट पे चर्चा एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैं मोहल्ले में जाके मीटिंग करता था, हर मोहल्ले के लीडर्स को इकट्ठा करता था। और आप देखिए, नेचुरली हर मोहल्ले में आपको 1-2 लीडर मिल जाएंगे। आप जब ग्राउंड में देखोगे तो मोहल्ले में शादी हो रही है, तो 1-2 आदमी ऐसे हैं जिसको ये कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब उसको किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने उसको कहा नहीं है, लेकिन उस मोहल्ले में आपको वो मेहनत करते हुए नजर आएगा। शादी का फंक्शन चल रहा है, वो आपको मेहनत करता हुआ नजर आया। कॉर्पोरेशन की टीम आई है कोई काम करने, सबसे आगे आपको वो बंदा मिलेगा। किसी की मौत हो गई है, सारे व्यवस्था में वो आदमी आपको मिलेगा। पुलिस आई है किसी मामले को लेकर के, सबसे आगे आपको वो व्यक्ति मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, जिसको किसी से कुछ नहीं लेना, लेकिन वो एक नेचुरली एक वो मोहल्ले का लीडर है, उसको अच्छा लगता है लोगों का काम करना और अपने आप को लीड करते हुए देखना और आगे रखना। ऐसे मोहल्ला लीडर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो उनको अगर आप आइडेंटिफाई करके अगर पूल में डालें और उनको साथ अगर आप डायलॉग शुरू करें, तो मैंने वैसे ही लोगों को आइडेंटिफाई किया। मोहल्ला मीटिंग जब मैं करता था, तब उन लोगों के साथ में बैठता था, उनके मोहल्ले पे चर्चा करता था, पूरे शहर पे, पूरे राज्य पे, पूरे देश पे नहीं, सिर्फ उनके मोहल्ले पे बात करता था। तो वो मोहल्ले की बात करते थे कि भाई हमारे मोहल्ले में हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट के पोल हमें इतने लगवाने हैं, हमारे मोहल्ले में इन इन घरों में पानी नहीं आता, हमारे मोहल्ले में आंगनवाड़ी का ये इशू है,
या हमारे मोहल्ले में पंप बनवाने, छोटे छोटे प्रोग्राम, स्ट्रीट ब्रेकर, लाइट का पोल, ड्रेनेज लाइंस बार बार भरा जाती है, फुल हो जाती है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन करवा दीजिए। ये छोटे छोटे मुद्दे वहां से जब आते थे तो वो हमारे पास हम लिख लेते थे, नोट कर लेते थे, तो और वो आसानी से हमारे लिए, फिर हमारे लिए भी आसान हो जाता था काम करने के लिए। लेकिन एक सिविक मुद्दों पर बात करना, उसका एक आंदोलन खड़ा करना या लोगों को वोकल करना, ये है मुश्किल। लेकिन अगर ये हो जाए, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में किया तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला। अगर सब जगह ये होने लगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिले। थोड़ा एक शिफ्ट करते हैं शाहनवाज भाई, और आपसे जो जानना समझना है वो है कि हमने बेसिक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात की, वार्ड की जो छोटी समस्या है उनको कैसे लोगों को साथ मिलके निवारण किया जाए, उन मुद्दों पे बात किया। बट अगर हम एक कानून को देखें, जैसे गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का एक कानून है जिसमें जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनके ट्रांसफर पे कुछ रोक है। उसका अगर हम जमीन को एज अ कॉमन रिसोर्स देखें, जैसे आपने कहा कि कुछ वार्ड है जिसमें मतलब सुविधा है ही नहीं सिस्टमेटिकली, तो अगर आप थोड़ा बता पाओ कि जो ये कानूनी ढांचे होते हैं उनका और ये कॉमन्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और ये एक जो पर्टिकुलर कानून है उससे जो लैंड है उसका थ्रेट आपको क्या दिखा है अभी तक, और उस पे उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है आपके हिसाब से। और आप थोड़ा कानून के बारे में बता दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे शायद उनको नहीं पता होगा कि वो क्या है। डिस्टर्ब एरिया जो है एक्चुअल में अहमदाबाद शहर की अगर हम बात करें तो लिटरली अगर उसको सीधी भाषा में अगर हम कहें कि कोई हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुसलमान को नहीं बेच सकता, कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी हिंदू को नहीं बेच सकता, वो जो एरिया डिस्टर्ब एरिया जिसको जो एक्ट है, तो ये जो सिर्फ इसलिए इसका सीधा सीधा जो ताल्लुकात है वो सीधा सीधा पॉलिटिक्स है। क्योंकि जो क्षेत्र में जो विधायक हैं, जो एमपीज हैं, वोट का पूरा गणित है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर अगर यहाँ से ये कम्युनिटी सारा मकान छोड़कर बेचकर चले जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे वोटर यहाँ से चले जाएंगे। असली मुद्दा वोटर का है। अब उसमें नुकसान क्या हो रहा है, एक तो जो बंदा अपनी मर्जी से अगर कहीं रहना चाह रहा है तो वो नहीं रह पा रहा है, उसकी जो जगह है, उसका जो एसेट है, उसकी जो वैल्यूज है वो उसको नहीं मिल पा रही है, और वो डेवलप नहीं हो पा रहा है आगे। मतलब मान लीजिए कि आज कोई मकान आपका 50 लाख में बिक रहा है और आपको कहीं पर 25 लाख में उससे बड़ा मकान मिल रहा है, तो वो 50 लाख का मकान बेचकर आप 25 लाख का मकान खरीद सकते हो और 25 लाख आप बिजनेस में डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अहमदाबाद में जिसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसमें यही है कि आपको बस सिर्फ वो कम्युनिटी के एंगल से ही है। क्योंकि अहमदाबाद पहले वॉल सिटी था, ओल्ड सिटी था, तो उसमें सब लोग साथ में रहते थे, पोल में सब लोग साथ में रहते थे। धीरे धीरे जिस तरीके से कम्युनल राइट्स और बहुत सारे कर्फ्यूज और बहुत सारे दंगे और ये सारी चीजें जब सामने आने लगी, तो और धीरे धीरे अहमदाबाद बड़ा भी हो रहा था। तो ये सारे जो चीजें थी कि भाई कुछ असेंबली सीटें ऐसी थी जो कुछ वोटों से ही हार जीत तय होती थी, तो वो सीधा मतलब इसका और कोई पर्सपेक्ट नहीं था, कोई नजरिया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो विधायक थे, जो लीडर्स थे, अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए, अपने अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए इस कानून को फोर्सफुली इस कानून को लेकर के आए थे, और इस कानून को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉपर्टी बंद पड़ी हुई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी अनयूज्ड है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ना वो किसी को बेच सकते हैं, ना किसी और पर्पज में यूज कर सकते हैं, तो वो होल्ड पर है। और जिनको अगर वो किसी तरह से अगर बेचना भी है तो उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा, उसको बहुत डाउन रेट में उसको वो बेचना पड़ेगा। तो ये कॉमन आदमी तो परेशान है इससे, सरकार को अपना एजेंडे में बेनिफिट हो रहा है, और जो लीडर हैं, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको इससे फायदा है। बाकी जिसका प्रॉपर्टी है, जो मालिक है उस जगह का, उसके लिए तो नुकसान वाली बात। और एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर हम स्टूडेंट्स के लिए खोलेंगे, उनके भी जो पॉइंट्स है वो सुनने के लिए, कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर जितने भी जमीन है, घर हैं, उसमें एक जो बहुत बड़ा चीज सारे अर्बन क्षेत्रों में होता है, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, बैंगलोर, जो भी हो, जहाँ पुराने एरियाज को रीडेवलप करा जाता है।
और रीडेवलपमेंट को एक तरीके से अपना हक भी लोग समझते हैं कि जिससे उनका आसपास की सुविधा बेहतर होगी, उनका रहना बेहतर होगा। तो उस एस्पेक्ट पे आपको कोई असर दिखा है अहमदाबाद में कि रीडेवलपमेंट कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है या किसी में नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह? बिकॉज वो भी एक बड़ा कॉमन सा मुद्दा है। नहीं, अच्छा है, रीडेवलपमेंट अच्छा प्रोजेक्ट है और उससे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और एक ब्यूटिफिकेशन भी हो रहा है शहर का। लेकिन वो डिस्टर्ब एरिया में तो नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब एरिया में रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दिक्कत ये भी तो है ना, डिस्टर्ब एरिया में या तो आपको लगता है कि डिस्टर्ब एरिया में जो प्रॉपर्टीज है वो आपने होल्ड पे डाल रखी है, या तो सरकार उस प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करे अपने मापदंड के हिसाब से। आज वॉल सिटी की अगर बात करें या अहमदाबाद शहर की बात करें, तो वो शहर के अंदर जिस तरह से पूरा कंजेस्टेड है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो उसमें गवर्नमेंट खुद उस डिस्टर्ब एरियाज जो है उसको खुद सरकार खुद उस जमीन को आवंटन करके और अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकती है। वहां पर क्यों नहीं हो रहा है? वहां नहीं हो रहा है अब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कोई भी। रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो जहाँ पे अच्छी कीमत मिल रही है, जहाँ पर बिल्डर को बेनिफिट्स हो रहा है, जहाँ पर सरकार के लिए आसानी है, वहां पर हो रहा है। लेकिन अच्छा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अच्छा, उससे बेनिफिट फायदेमंद चीज है।